नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं प्रधान पति, सरपंच पति और मुखिया पति के बारे में। क्योंकि हाल ही में सुशील कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया हुआ है और इस समिति ने ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान करने की पूरी तरीके से सिफारिश की हुई है, जिसमें महिला पंचायत प्रतिनिधि के कार्यों में उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, उनके पद का दुरुपयोग किया जाता है, उनके पद का यहाँ पे लाभ लिया जाता है। ऐसे में देखा जाए तो इस समिति का जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से इसी बेसिस पे आधारित है कि महिला प्रधानों की शक्तियों के दुरुपयोग पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। जानेंगे पूरा मामला क्या है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में विदिन 1 वीक के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज आप लोगों की शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने मेहनत से जो भी वोटर होते हैं अपने प्रतिनिधि को यहाँ पे चुनते हैं, चूँकि संविधान के द्वारा भी महिलाओं को आरक्षण यहाँ पे दे दिया गया है। ऐसे में देखेंगे तो खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे महिलाएं तो खड़ी होती है और तो महिलाएं जीत भी जाती है, लेकिन पूरा का पूरा जो उसका अधिकार है, उसका लाभ है, उसके पति को मिलने लगता है। और इसी संदर्भ में यहाँ पे मुखिया पति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। बिहार में सबसे अधिक मुखिया प्रचलित है, मुखिया पति। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो प्रधान पति, वैसे ही सरपंच पति। तो ये लोग पूरी तरीके से उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पे तत्पर होते हैं। लेकिन वोटरों ने किसको चुना हुआ है यहाँ पे? तो उस महिला को चुना हुआ है। अब देखेंगे तो पंचायत से जुड़े आम जनता के काम हो या फिर सरकारी दफ्तर का काम हो, हर जगह ये मुखिया पति ही जरूरी काम निपटाते हुए नजर आते हैं। हद तो तब हो जाता है जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को भी महिला मुखिया की जगह मुखिया पति ही झंडा फहराते हुए नजर आता है। कई बार तस्वीरें भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। ऐसे कई सारे आपको वीडियो देखने के लिए भी मिल जाएंगे। कई सारे जो न्यूज वाले जाते हैं तो इंटरव्यू में पता चलता है कि उसके पति, उसके ससुर, उसका जो पुत्र होता है वो इंटरव्यू देता है। कई जगह तो ऐसे भी यहाँ पे देखे जाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित महिला, सोचिए निर्वाचित महिला, वो जीती हुई महिला है, उसका नाम तक का यहाँ पे जिक्र नहीं होता है। जब भी यहाँ पे चुनाव कैंपेन होता है या फिर चुनाव कैंपेन के बाद से जब महिला जीत जाती है तो उसका बड़े बड़े पोस्टरों में फोटो ही गायब कर दिया जाता है। उसके पति के बड़े बड़े यहाँ पे फोटो यहाँ पे लगाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे होता क्या है कि उसके पति को ही यहाँ पे गांव वाले सरपंच कहकर, मुखिया कहकर, प्रधान कहकर यहाँ पे संबोधित करने लगते हैं। इसी में यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म है, जैसे कि इसका सीधा सा जो अर्थ है कानूनी रूप से, इसी को यहाँ पे डिज्योर यहाँ पे बोला जाता है। महिलाएं तो निर्वाचित होती है लेकिन वास्तविक रूप से इसी को बोला जाता है डी फैक्टो, कि जो यहाँ पे पंचायत में देखेंगे तो उनके पति या अन्य पुरुष ही यहाँ पे पूरी तरीके से उसके पद का दुरुपयोग करते हैं या उसके पद का जो भी यहाँ पे ड्यूटी है उसको ये पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो अन्य पुरुष रिश्तेदार ही यहाँ पे पूरी तरीके से इसका मिसयूज करते हैं। अब इसी मामले को देखते हुए, चूँकि ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उत्तर भारत की बात नहीं है, दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि ऐसा अगर चलेगा तो आप खुद को मतलब समझ सकते हैं कि महिलाओं को जो अधिकार दिया जा रहा है, महिलाएं इसके प्रति खुद यहाँ पर अवेयर नहीं होगी तो फिर ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी का बार बार ये जो लगा रहता है, वो फिर चीज़ें कभी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं यहाँ पे हुआ। तो समस्या यही है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं या देखेंगे तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से उतना वेल एजुकेटेड नहीं होती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती है। तो ऐसे में फिर से एक बार तो यहाँ पे इनको अधिकार दिया गया है, संवैधानिक अधिकार। अब दोबारा से देखेंगे तो फिर से इनके अधिकारों को, इनको यहाँ पे जगाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत यहाँ पे एक जनहित याचिका को भी यहाँ पे दायर किया गया। महिला पंचायत प्रतिनिधि की शक्तियों को दुरुपयोग को लेकर 2023 में जो जनहित याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें देखेंगे तो जो यहाँ पे एजेंसी है मंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश, आपको गाजियाबाद की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा इसका ऑफिस, और बनाम यहाँ पे भारत संघ। इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी या मतलब पूरी तरीके से बहस हुई और इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज मंत्रालय को इसकी निष्पक्षता से जांच करने के लिए एक समिति गठन करने का सुझाव दिया हुआ था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए 2023 में देखेंगे तो सुशील कुमार समिति का यहाँ पे गठन कर दिया गया था। फिर इस कमेटी ने 1 दर्जन से अधिक राज्यों में जाकर जमीनी हकीकत देखी,
बात किया महिला पंचायत जो प्रतिनिधि के जो भी यहाँ पे ठीक है जो प्रतिनिधि होती थी, बात किया, उसके आधार पर पूरा पूरा ये रिपोर्ट तैयार की। और अभी हाल ही में देखेंगे तो अभी हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो सुशील कुमार समिति के द्वारा यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को सौंप दी है। अब यहाँ पे सुशील कुमार के द्वारा या फिर सुशील कुमार समिति के द्वारा कई सारी सिफारिशें की गई है, जो कि ये जानना काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला पंचायत प्रतिनिधि के कार्यों में उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार, इसको बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसका हस्तक्षेप को रोकना पूरी तरीके से जरूरी है, ताकि महिला प्रधानों की शक्तियों को दुरुपयोग पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। जैसे कि नंबर 1 बताया गया, इसमें कानूनी और नीतिगत सुधार की जरूरी है। इसमें 2 चीज़ों को शामिल किया, एक तो सख्त दंड, प्रॉक्सी नेतृत्व। प्रॉक्सी नेतृत्व का मतलब कि उसका पति भी है, उसका रिश्तेदार भी है, उसका ससुर भी है, उसका पुत्र भी है, मतलब कि जो उसके अधिकारों का पूरी तरीके से कोई यहाँ पे यूज कर रहा है, यूज की जगह अधिकतर मात्रा में देखेंगे तो मिसयूज ही कर रहा है, इसी को बोला जाता है यहाँ पे प्रॉक्सी नेतृत्व। इसके मामले में देखा जाए तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो भी इसका ठीक है मिसयूज कर रहा है या फिर उसके अधिकारों का खुद ना खुद ठीक है मतलब एक रिलेशन के नाते यहाँ पे यूज कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, उसको सख्त दंड यहाँ पे दिया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नियमों का है, यहाँ पे मानकीकरण यहाँ पे करना चाहिए। पूरे देश में समान कानून नीति बनाई जानी चाहिए, और पूरे देश का मतलब है कि यह सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो, ताकि कोई भी राज्य किसी तरीके से लूप होल ना यहाँ पे निकाल पाए। दूसरा यहाँ पे है हेल्पलाइन और विसल ब्लोअर सुरक्षा तंत्र। इसमें यहाँ पे बताया गया नंबर 1 जैसे कि विसल ब्लोअर है यहाँ पे, जैसे कि प्रॉक्सी नेतृत्व के बारे में होता है ना गांव में, जैसे कि सपोज करिए कि कोई भी पंचायत की अगर एक मुखिया है, महिला प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है, लेकिन उसके सारे ही अधिकारों का प्रयोग अगर उसका पति कर रहा है, उसके रिलेटिव लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी है कि गोपनीय शिकायतों के लिए हेल्पलाइन खोला जाए, महिला निगरानी समिति का गठन किया जाए। इसके अलावा सत्यापित मामलों में मुखबिर को पुरस्कार भी देना चाहिए कि देखो ये खुद काम नहीं कर रही है, सारा इसका जो काम है इसका पति कर रहा है या फिर कोई यहाँ पे पुरुष व्यक्ति कर रहा है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे महिला विशेष कोटा के तहत बताया जा रहा है कि पंचायत समिति और वार्ड स्तरीय समितियों में महिला के लिए केरल की तरह, केरल में बड़ा एक अच्छा फैसिलिटी लाया गया है, जिसके तहत देखेंगे तो वार्ड स्तरीय समिति में लिंग विशिष्ट कोटा जैसी पहल यहाँ पे करनी चाहिए। कुछ और भी सिफारिश है, पंचायतों में महिला लोकपाल की नियुक्ति, महिला लोकपाल नियुक्त करके यहाँ पे शिकायत निवारी प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है लोकपाल में कि जो भी लोकपाल है यहाँ पे व्यक्ति और संगठनों के बीच होने वाले विवादों और शिकायतों की जांच करने के लिए और उनका समाधान करने वाला पूरा पूरा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष इकाई के रूप में कार्य करता है। खासकर देखेंगे तो इसमें उच्च सरकारी पदों पर आसीन लोगों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों की शिकायतें भी सुनता है। तो ऐसे में अगर लोकपाल का गठन कर दिया जाएगा पंचायत में ही, तो कोई लोग डरेगा नहीं, बल्कि जाके वो लोग सीधे जो भी बातें हैं यहाँ पे बता देगा। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ जिलों में यह व्यवस्था लागू किया गया है, जिसका रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही सकारात्मक दिखाई दे रहा है। वैसे ही कुछ और भी सिफारिशें हैं, जैसे कि महिला प्रधानों का सार्वजनिक शपथ ग्रहण बहुत जरूरी है। होता क्या है कि महिला जीत तो जाती है, लेकिन जीतने के बाद जो भी मालार्पण वगैरह होता है अधिकतर तो उसके पति का ही हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि पूरे पंचायत के सामने सार्वजनिक रूप से यहाँ पे शपथ दिलवाया जाए। वैसे में क्या होगा कि महिला खुद अपने आप को अपने जनता से, अपने पंचायत के लोगों से यहाँ पे कनेक्ट कर पाएगी, और वैसे में उसको एक अकाउंटेबिलिटी की भावना पूरी तरीके से आएगी। तो ये यहाँ पे जरूरी है जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। वैसे ही है यहाँ पे नेतृत्व प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जैसे कि प्रशासन हो गया, इसके साथ साथ वित्तीय प्रबंधन हो गया, और कानूनी अधिकारों पर अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यही है जन जागरूकता। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत अधिक वेल एजुकेटेड हो, ये सब व्यवहारिक ज्ञान होता है, और अगर इस तरीके से अगर उसको दिया जाए तो आसानी से अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक होगी ही होगी। इसके अलावा महिला विधायकों और सांसदों द्वारा सीधा मार्गदर्शन, ये वही चीज़ है यहाँ पे कि जैसे ऊपर की कोई अगर विधायक है, सांसद है, अगर वेल स्टेबलाइज है यहाँ पे, तो नीचे आके अगर बताएगी कि तुम भी यहाँ तक आ सकती हो, तुम्हें भी जो अधिकार मिला है इस अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने पंचायत को अच्छा कर सकती हो, तुम भी अपने और जो अपना कैरियर है उसको एमपी एमएलए तक यहाँ पे ला सकती हो। तो
स्वाभाविक सी बात है, देखिए वो मोटिवेटेड यहाँ पे होती ही होती, मतलब होगी ही होगी। और ऐसे में यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और महिला विधायक सांसदों की भी यहाँ पे मदद ली जानी चाहिए। कभी समय मिले तो यहाँ पे एक मीटिंग कराया जाना चाहिए, ताकि वे लोग पूरी तरीके से इनको यहाँ पे इनके अधिकारों के प्रति अवेयर कराते रहे, मोटिवेट करते रहें। वैसे ही यहाँ पे पंचायत में जेंडर रिसोर्स सेंटर में फिर वही बातें आ जाएगी, कानूनी सलाह हो गया, नेतृत्व प्रशिक्षण हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सब ये ज़रूरी है। कुल मिला के मामला यही है कि भाई इनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि जीत के तुम जा रही हो, न कि तुम्हारा पति। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रौद्योगिकी और डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे VR, वर्चुअल रियलिटी आधारित प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि वास्तविक प्रशासनिक स्थितियों का अनुभव प्रदान करने के लिए जो भी बैठक होगा उसका रिकॉर्डिंग कर लिया जाए। अब रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि जितने सारे लोग होंगे समझ में आ जाएगा कौन कितना बोल रहा है, इसका पति कितना बोल रहा है, या फिर कोई भी अपना अगर रिलेटिव आदमी है मुखिया का, ठीक है, तो वो कितना बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा, क्लियर हो जाएगा कि वाकई में वो व्यक्ति जिसको चुना गया है वो योग्य है कि नहीं है। दूसरा है यहाँ पे AI आधारित कानूनी और प्रशासनिक मार्गदर्शन, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अभी के समय में देखिए टेक्नोलॉजी का अगर विकास हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो ज़रूरी है कि इसको हम अपने लाइफ में जितना हो सके अधिक से अधिक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और इसमें भी फिर बातें वही कहा जा रही है, ठीक है, कि इसके माध्यम से कि स्थानीय भाषाओं को भी पूरी तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए, स्थानीय भाषाओं में इनको उपलब्ध करना चाहिए। सपोज करिए कि लंबा चौड़ा कोई कानूनी प्रावधान है, कोई सारा यहाँ पे स्कीम है, तो अब अगर वो मुखिया अगर लेडी है, लेडी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर बहुत अधिक वेल एजुकेटेड नहीं है तो वैसे में वो बहुत सारी प्रावधानों को नहीं समझ पाएगी, बहुत सारा यहाँ पे टेंडर है, नियम कानून नहीं समझ पाएगी। तो जिस भाषा में समझ रही है उसी भाषा में उसका यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। इसमें सहायता भी लिया जाना चाहिए, जैसे कि IIM है, IIT NIT के मतलब जो भी यहाँ पे सहयोग से स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण की यहाँ पे सुविधा कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पंचायत निर्णय पोर्टल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नागरिकों को महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी ट्रैक करने की ये सब सुविधा देता है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो ये तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप ग्रुप, दैनिक कामकाज की मदद के लिए यहाँ पे ये सब यहाँ पे करना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सुशील कुमार समिति की जो रिकमेंडेशन है मेरे ख्याल से काफ़ी ही काबिले तारीफ़ है, लेकिन ज़रूरी है कि इसके अधिकतर जो रिकमेंडेशन है इसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। और जो सबसे अधिक बल दिया जा रहा है मुखिया पति पे, सरपंच पति पे, प्रधान पति पे अंकुश लगाया जाए, ये ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि उस मुखिया को, उस महिला मुखिया को पूरी तरीके से यहाँ पे उसके अधिकारों के प्रति अवेयर किया जाए। अब यहाँ पे कुछ हम लोग और बेसिक चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में किया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात मतलब 33% आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। और यही नहीं, देखिए यहाँ पे 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको बढ़ाकर तो 50% तक यहाँ पे कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब 33% से बढ़ा के 50% यहाँ पे कर दिया गया है लगभग 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो इसमें जो भी यहाँ पे महिला प्रतिनिधि उनकी संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे कि और भागीदारी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि एक आर्टिकल है 243D, इसमें बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग देखते होंगे यहाँ पे रोटेशनल पद्धति को अपनाते हुए खासकर बिहार यूपी में वहाँ पे भी किया गया है कि एक सीट को वहाँ पे रिजर्व किया गया है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SC ST या फिर जो भी OBC है वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि पिछड़े लोगों की SC ST जो भी यहाँ पे पिछड़े दबे कुचले जो भी यहाँ पे पहले से हैं उनको यहाँ पे पूरी तरीके से अवेयर किया जाए और इसमें महिलाओं को पूरी तरीके से, ठीक है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे अनुच्छेद अगर 40 की यहाँ पे बात करें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है, जो राज्य को देखा जाए तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार का अधिकार पूरी तरीके से प्रदान करता है। तो राज्य का भी ड्यूटी है, राज्य अपनी ड्यूटी निभा ही रहा है, देख ही रहे हैं।
यहाँ पे 33% यहाँ पे संविधान के द्वारा दिया गया और राज्यों ने बढ़ा के इसको 50% कर दिया। तो इसमें भी देखा जाए तो डीपीएससी के तहत राज्य काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत में पंचायत राज प्रणाली। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी संख्या है अभी महिलाओं की पूरी जो भागीदारी है। जैसे कि भारत में 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, ऐसे तो पूरी संरचना है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब उसको और विकेंद्रीकृत यहाँ पे किया गया, पंचायत में त्रिसंरचना में किया गया। तो त्रिसंरचना में देखेंगे तो नंबर 1 है यहाँ पे ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर, वैसे ही यहाँ पे पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और यहाँ पे है जिला परिषद जिला स्तर पे। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 2.63 लाख पंचायत के आसपास है। इतना बड़ा पंचायत समझिए यहाँ पे, मतलब इतनी बड़ी संख्या में पंचायत। अब इन सभी पंचायतों में देखेंगे तो 32.29 लाख, ये डेटा आपको याद रखना, एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। 32.2 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि है, और इसमें देखा जाए तो लगभग 15.03 लाख अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 46.6% क्या है यहाँ पे महिलाएं हैं। वैसे में देखा जाए तो दूर से तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन हो क्या रहा है, इतनी अच्छी खासी भागीदारी होने के बावजूद भी इनके जो अधिकार है, इनके जो लाभ है, वो पूरी तरीके से पुरुषों के द्वारा उठाया जा रहा है। यही समझने वाली बात है कि आरक्षण में ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन तो जरूर मिला है, इतनी संख्या देख पा रहे हैं, ये बिना रिजर्वेशन के नहीं हो सकता था। पर निर्णय प्रक्रिया में निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी की कोई गारंटी नहीं है। अभी भी उनके अधिकारों का प्रयोग कोई और कर रहा है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर मामलों में चुनाव लड़ने वाली ऐसे महिलाएं होती हैं जिनके पति खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बेचारे वहाँ पे सीट को पूरी तरीके से महिला सीट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो खुद चुनाव तो नहीं लड़ पाता। ऐसे में फिर अपने पत्नी को आगे करके ठीक है पूरी तरीके से मोहरा बना दिया जाता है। अब यहाँ पे सुझाव है या फिर आगे की राय या फिर निष्कर्ष के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे कि यूनेस्को के द्वारा भी यहाँ पे बोला गया है कि जो रिसर्च वगैरह होता है कि यूनेस्को के एक अध्ययन के अनुसार ही बताया गया है कि महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से जितनी बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करेगी तो विकास का लक्ष्य बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास अक्सर अपने समुदायों में महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में विशिष्ट समझ होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। दूसरा है यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी से महिला नीतिगत चिंताओं के प्रति यहाँ पे जवाबदेही बढ़ती ही बढ़ती है। खुद जब महिलाएं काम करेगी, खुद महिलाएं इन सारे चीज़ों से अवेयर हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको खुद अपने प्रति ठीक है कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा ही होगा, उस चैलेंज के प्रति ये खुद अकाउंटेबल भी पूरी तरीके से हो पाएंगी। और भी है जैसे कि महिलाएं अक्सर सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है, जो सामुदायिकता को पूरी तरीके से बढ़ावा देता है। तो अगर खुद यहाँ पे महिला डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है तो इन सारे चीज़ों पे और बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा सकता है, क्योंकि अभी बड़े मात्रा में फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा है यहाँ पे देखिए, एक महिला होता है ना, बोला जाता है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरे उसकी परिवार, उसके घर, बाल बच्चा सब पढ़ लेता है, वेल एजुकेटेड हो जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि जब महिलाएं पंचायत में नेतृत्व कर रही होती है तो वे अन्य महिलाओं और लड़कियों के लिए आदर्श बन जाती है और दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इनके अधिकारों का कोई दुरुपयोग नहीं करे, मिसयूज यहाँ पे नहीं करे, और ख़ासकर ये सब चीज़ तब होगा जब जन जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को खुद यहाँ पे पहल करना पड़ेगा। सरकार जितना प्रयास कर रही है उसके माध्यम से करने का तो यहाँ पे किया ही जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है ना यहाँ पे कि जो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो धब्बा है उसको पूरी तरीके से वाइप आउट किया जाए, क्लीन आउट किया जाए। तो ज़रूरी है कि महिलाओं को भी यहाँ पे खुद सामने यहाँ पे आना होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो नीचे आप लोग कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।